दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी जो 12th क्लास की 2 यूनिट अपन ने कंप्लीट कर ली, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आज अपन तीसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। उसमें अपन पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन न्यूटन की थ्योरी से अपन ने कर दिया था। फिर व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, जो प्रकाश की 3 घटनाएं थीं, उनको अपन जो हाइगन का सिद्धांत था उससे अपन ने एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ फिनोमिना और बच गए थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। उनको अपन ने हाइगन के सिद्धांत से उनको अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने किस सिद्धांत को काम में लिया? क्वांटम सिद्धांत, यानी प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। और उसके अनुसार अपन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स, बंडल्स से बना होता है, जिनको अपन ने क्या कहा था? फोटोन कहा था। इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, लोगों ने, अलग अलग लोगों ने, जैसे हर्ट्ज आए, लेनार्ड आए, होलवास आए, तो इन्होंने ये एक बात एक्सप्लेन करना चाहिए कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर परावैंगिक प्रकाश को आपतित किया जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन होता है। तो इस यूनिट को अपन क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ध्यान से देखेंगे अपन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई क्या है। तो सबसे पहले जो बात चली, ये क्या बात चली कि जब किसी धातु पर विशिष्ट आवर्ती या विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का, जब किसी धातु की पृष्ठ पर विशिष्ट आवर्ती या विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इनके कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। कैसे हुआ कि ये कोई धातु, ये कोई पृष्ठ, और इस पृष्ठ पर अपन ने क्या आपतित करवाया? पैरामैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश को आपतित करवाया। तो इस धातु के पृष्ठ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन हुआ। ठीक है। ये नहीं है कि सीधा ही इन्होंने डायरेक्ट करवा दिया, इन्होंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब किसी धातु की प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपन गिराते हैं तो सबसे अच्छा फिनोमिना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अभी अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इसकी जो खोज की थी, हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और हर्ट्ज जब किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्हें इस बात का पता चला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम किसने दिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दिए लेनार्ड। किसने दिए? लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिए भाई? लेनार्ड ने दिए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का आधार, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने समझाया। किसने समझाया भाई? समझाया। तो खोज
हर्ट्ज ने की। नियम किसने दिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के? लेनार्ड ने दिए। और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने समझाया। किसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव को। इसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए। विभिन्न प्रयोग अपन इनको अलग अलग देखते हैं कि भाई विभिन्न प्रयोग क्या किए गए। तो इसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल डाटा में एक एविकिट्यूड ग्लास की एक ट्यूब को काम में लिया गया, जो निर्वातित ट्यूब है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया दोस्तों? ये नेगेटिव पॉजिटिव, और एक इसमें क्या लगा दिया? वोल्टमीटर लगा दिया, और ये इसको कनेक्ट कर दिया। ये निर्वातित है, और यहां पर एक खिड़की छोड़ दी, और खिड़की से मतलब इस पर प्रकाश आपतित करवाया। ठीक है दोस्तों, इसको इन्होंने नाम दिया कैथोड, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया इन्होंने एनोड। ठीक है, और इसको अपन बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये पैरामैंगनी प्रकाश की किरणें हैं, और ये क्या है? एवेक्यूटेड ट्यूब, निर्वातित क्वार्ट्ज की एक ट्यूब है। ये एक्सपेरिमेंट में जब विद्युत चुंबकीय तरंगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग करने के बाद में लोगों ने इस पे विभिन्न प्रयोग किए। पहला प्रयोग देखो, हर्ट्ज का प्रयोग। ये पहला प्रयोग किसका प्रयोग है? हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज ने क्या कहा? पहला प्रयोग हर्ट्ज का प्रयोग है। हर्ट्ज ने कहा, हर्ट्ज का प्रयोग, और हर्ट्ज के अनुसार क्या है कि हर्ट्ज ने विद्युत विसर्जन नलिका पर प्रयोग के दौरान हर्ट्ज ने विद्युत विसर्जन नलिका पर प्रयोग के दौरान यह प्रेक्षित किया कि ऋणात्मक प्लेट जिसको अपन ने कैथोड कहा है, पर पैराबैंगनी ऋणात्मक प्लेट यानी कैथोड पर पैराबैंगनी किरणों को आपतित किया जाए या करवाया जाए तो नलिका में विद्युत विसर्जन की क्रिया आसानी से होने लगती है। अर्थात ये क्वार्ट्ज की ट्यूब ले ली, और इसमें जैसे अपन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ पर डालेंगे। ये कैथोड है, कैथोड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। कैथोड को वैसे भी सी को अपन सीधा करेंगे तो नेगेटिव साइन है, एनोड हमेशा क्या होता है? धनात्मक, ये हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। तो जैसे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इससे कुछ न कुछ निकल रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये जल्दी से इसमें क्या कर रहे हैं? भाग के जा रहे हैं। तो ये बात किसने की? हर्ट्ज ने। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि विद्युत विसर्जन नलिका पर प्रयोग के दौरान ये प्रेक्षित किया गया कि ऋणात्मक प्लेट कैथोड पर पैराबैंगनी किरणों को आपतित करवाया जाता है, तो नलिका में विद्युत विसर्जन की क्रिया आसानी से हो जाती है। इसके बाद में हॉलवास का प्रयोग। इसके बाद में हॉलवास नाम के वैज्ञानिक ने भी एक प्रयोग किया, और उन्होंने किसको प्लेट को लिया? हॉलवास का प्रयोग। हॉलवास का प्रयोग। और हॉलवास ने क्या कहा? हॉलवास ने प्रेक्षित किया कि यदि ऋणावेशित, इन्होंने देखा कि ऋणावेशित जस्ते की प्लेट पर पैराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाया जाए तो पैराबैंगनी आपतित करवाया जाए तो इसका ऋणावेश घटकर
तो इसका ऋणावेश घटकर शून्य हो जाता है, अर्थात उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे ये प्लेट है, जिंक की प्लेट है, और इस पे ऋणावेशित ये प्लेट थी, मान लो ये बहुत सारा ऋणावेश है इस पे, और जैसे ही आए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो धीरे 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 इस पे आवेश की मात्रा क्या होगी, जीरो। अब कोई कहेगी सर उन्होंने देखा कैसे, उन्होंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया इसमें। इसने क्या किया, अपन ने पहले जो अपन पढ़ते हैं 12वीं क्लास में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, कि यहाँ पर इसमें अपन ने गोल्ड लीफ की लीफ लगाई थी, और जैसे अपन आवेशित करते हैं तो यहाँ पर जिंक की रोड है, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि भाई पराबैंगनी प्रकाश को आपतित करवाते हैं तो धीरे धीरे इसका जो ऋणावेश है वो खत्म होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर धनात्मक आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा तो वो इस ऋणात्मक आवेश को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। धीरे धीरे ये जो जिंक की रोड है वो क्या हो जाएगी, इस पर कोई आवेश नहीं होगा, यानी इसका आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तथा भाई इन्होंने रोका थोड़ी इस प्रोसेस को, पहले ऋणात्मक आवेशित थी फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक की रोड, फिर धीरे 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 क्या हुआ दोस्तों, शून्य होगी, फिर भी मतलब इन्होंने पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जारी रखा। तथा कुछ समय बाद यह प्लेट कुछ समय बाद यह प्लेट धन आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। अर्थात जब किसी धातु पर पैराबैंगनी प्रकाश या पैराबैंगनी किरणों को आपतित करवाया जाता है, तो उसमें से कुछ ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन होता है। यानी हॉलवास ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया और कंक्लूजन ये दे दिया, ये कंक्लूजन है। ये तो एक्सपेरिमेंट किया कि कोई ऋणावेशित जिंक की प्लेट थी, उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को उन्होंने इंसिडेंट करवाया, तो धीरे धीरे उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकले तो पहले जो ऋणावेशित प्लेट थी वो अनावेशित हो गई, शून्य आवेश हो गया, और उन्होंने उस प्रोसेस को जारी रखा, तब भी उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दोस्तों लगातार, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो धनावेशित हो गई। अब इस बात का कैसे पता लगा अपन को कि पहले जो ये गोल्ड लीफ की पत्तियां थी वो रिपल से, यानी पत्तियां चौड़ी थी, फिर धीरे धीरे आवेश पास में आया, भाई अनावेशित हो गई, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक साथ अपन रेडिएशन डाल रहे हैं तो एक साथ क्या हो गई, वो दूर हट गई, यानी उस पे धनावेश, उस पे भी क्या हो गया, धनावेश हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया उसको अपन ने क्या कहा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अपन कहेंगे। फिर हॉलवास के बाद में क्या आया, लेनार्ड, कि लेनार्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा, तो लेनार्ड का प्रयोग, इन्होंने क्या देखा, लेनार्ड ने बताया कि जब पैराबैंगनी किरणों को, लेनार्ड ने बताया कि जब पैराबैंगनी किरणों को एनोड, लेनार्ड ने बताया कि जब पैराबैंगनी किरणों को कैथोड पर डालते हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तथा ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर
एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण परिपथ पूरा हो जाता है तथा परिपथ में धारा बहती है, धारा बहती है। जब एनोड पर पराबैंगनी किरणें आपतित होती हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, किंतु धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्थात लेनार्ड हॉलवास ने जो देखा वो लेनार्ड ने भी यही बात बताई, लेकिन हॉलवास ने तो केवल इतना ही बता दिया कि भाई ये इतना ही होता है। लेकिन लेनार्ड ने क्या कहा, लेनार्ड ने इस बात को कैसे डिफाइन कर दिया कि भाई ये जो एवेक्यूटेड ट्यूब थी, ये जो खिड़की बनाई है, ये एवेक्यूटेड ट्यूब थी, ये कैथोड और ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये वोल्टेज के लिए अपन ने लगा दिया। इन्होंने जैसे ये पैराबैंगनी प्रकाश इस पे आपतित करवाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस एनोड की तरफ क्या हो जाते हैं दोस्तों, आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागकर यहाँ जाएगा तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी। और इसने ये भी कहा कि जब इसको ऐसे पलट देते हैं ऐसे, तो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं दोस्तों, उत्सर्जित होते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये प्रतिकर्षित कर देंगे। तो इन्होंने ये बात कह दी कि एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जब एनोड पर पराबैंगनी किरणों को आपतित करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होते हैं किंतु धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाता है, तो धारा प्रवाहित, सर्किट पूरा नहीं होगा तो दोस्तों क्या नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात इन तीनों लोगों के आधार पे, हर्ट्ज, हॉलवास और लेनार्ड के आधार पे अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित करवाया जाता है, पैरामैग्नेटिक प्रकाश को आपतित करवाया जाता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जब एक प्लेट से उत्सर्जन होकर दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं इस डायग्राम में, तो सर्किट पूरा हो जाता है और सर्किट पूरा होने के कारण दोस्तों क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाती है। अब जब ये बात आ गई कि इन तीनों के कि किसी धातु के पृष्ठ से जब अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और धारा प्रवाहित होती है, अब अपने साथ में ये समस्या ये होगी कि डायरेक्ट तो इन लोगों को पता नहीं चला होगा कि भाई अपन इलेक्ट्रॉन प्रकाश डालकर ही निकाल दें, तो इन्होंने पहले अलग अलग लोगों ने अलग अलग कोशिश की। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार कि कैसे कैसे लोगों ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किए। सबसे पहला प्रकार जो इन्होंने लिखा वो है तापायनिक उत्सर्जन, कि सबसे पहले कौन सा उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने पास में है, उपयुक्त तापन टेम्परेचर देके, धातु के पृष्ठ को टेम्परेचर देके अपन उससे क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लें। लेकिन ऐसा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि गर्म होने में तो धीरे धीरे प्रोसेस होगी, कंडक्शन हो चाहे संवहन हो, कैसे भी हो। दूसरी बात क्या है कि भाई कंटिन्यूसली धारा प्रवाहित नहीं हो सकेगी, तो तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ताप की ऊर्जा दी जाती है जिसके वे धातु से बाहर आ सके। तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा ताप से इलेक्ट्रॉनों को निकालना, उसको अपन क्या कहेंगे, तापायनिक उत्सर्जन। ये भी अपना नहीं चला। फिर सेकंड ये आया, सेकंड क्या आया, लोगों ने कहा कि हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दो। हाई वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे तो उसको अपन कहेंगे क्षेत्र उत्सर्जन। क्या कहेंगे दोस्तों, क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे या फील्ड इमिशन कहेंगे। और यहां पर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, प्रबल विद्युत क्षेत्र। ये क्वेश्चन आता है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर इनवर्स।
इतना हाई वोल्टेज आप कभी देखते हो कि हाई वोल्टेज की जो लाइन है उसके आसपास अपन को आवाज़ सुनाई देती है, वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ही होता है। तो वो प्रबल विद्युत क्षेत्र अपन लगा दें तो खर्चा बहुत आएगा। तो अपन ये चाहते हैं कि भाई खर्चा, इतने हाई वोल्टेज अपन लाएंगे कहाँ से? तो इतना हाई वोल्टेज लगा के अपन यदि इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से इमिट कराएंगे तो लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और खतरा भी रहेगा कि इतना हाई वोल्टेज पे अपन लगाएं तो हो सकता है कि अपन चिपक भी सकते हैं। हाई वोल्टेज होगी, आसपास की सारी एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। अपन जब भी जाएंगे तो अपन को क्या होंगे, शॉक्स लगेंगे। तो अपन ये प्रबल विद्युत क्षेत्र अपनी रिस्क भी है और महंगा भी है। तो फिर किसी ने कहा कि भाई धातु के पृष्ठ से यदि इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो अपन क्या कर दें दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या कर दें, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कर दें। अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में भी क्या है, अल्ट्रा GXU, VIMR, इतनी सारी रेडिएशन है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट। कौन सी है, सबसे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट है। अर्थात उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश, उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश, उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन होता है। ठीक है। और एक मैं आपको दो वर्ड और डिफाइन कर देता हूं कि कार्यफलन, कार्यफलन जिसको अपन W0 से भी डिनोट कर सकते हैं और φ0 से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या है, कम से कम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं, उसे कार्यफलन कहते हैं। और ये अलग अलग धातुओं के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। अर्थात कार्यफलन का मान है वो धातु की प्रकृति पर आधारित होता है। जैसे सीजियम धातु के लिए अपन करें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अर्थात इतनी ऊर्जा तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अपन को चाहिए। तभी तो अपन प्रकाश के हाइगन सिद्धांत से इस प्रभाव को नहीं समझा सके। इसलिए नहीं समझा सके कि लोगों ने कहा कि जैसे मान लो ये कोई धातु है, इस पर प्रकाश आपतित करवाएंगे तरंग से, तो पता नहीं जाके ये धातु का पृष्ठ कब जाके कार्यफलन के बराबर ऊर्जा ग्रहण करेगा, यानी टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा। जबकि एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना क्या कहते हैं कि रेडिएशन के इंसिडेंट होने में, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने में तथा अगली जगह एनोड तक जाने में न के बराबर टाइम लगता है। अर्थात अपन इस थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने किस सिद्धांत को, क्वांटम सिद्धांत को दोस्तों काम में लिया। ठीक है। एक डेफिनेशन में और, देहली आवर्ती, देहली आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान एक विशिष्ट आवर्ती से अधिक होना चाहिए। ठीक है। और जो विशिष्ट आवर्ती है उसको अपन क्या कहते हैं, देहली आवर्ती। उसको भी अपन क्या कहते हैं दोस्तों, देहली आवर्ती, ν0 कहते हैं। और वो भी धातु के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवर्ती का मान अलग अलग होता है। अर्थात किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम से कम आवर्ती देहली आवर्ती कहलाती है। तो आपतित प्रकाश की आवर्ती हमेशा क्या होनी चाहिए, न्यू का मान हमेशा ν0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सकता है। तो ये दो अलग से पॉइंट हैं जिनको कौन नहीं समझा सका, जिनको हाइगन का तरंग सिद्धांत नहीं एक्सप्लेन कर सका। इसलिए अपन कहते हैं कि भाई ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो हाइगन के सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। अब दोस्तों देखियो क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत और
फोटोन की क्वांटम सिद्धांत में सबसे पहले है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा, प्लांक ने कहा कि ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स बंडल के रूप में होती है, सूक्ष्म रूप में होती है, जिन्हें अपन ने फोटोन कहा गया। किसी स्रोत से, अपन यहां कह सकते हैं किसी स्रोत से विकिरित ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में संचरित होती है, जिसे फोटोन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फोटोन कहा जाता है। अर्थात ऊर्जा की इससे छोटी इकाई संभव नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऊर्जा की मिनिमम अमाउंट विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी इज नोन एज फोटोन, जिसको अपन क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। प्लांक के अनुसार, प्लांक नाम का वैज्ञानिक था। प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा विकिरित प्रकाश की आवर्ती के सीधे समानुपाती होता है। जो प्रकाश है, जिस आवर्ती का प्रकाश हो रहा है, उसकी ऊर्जा के डायरेक्ट समानुपाती होता है। और जैसे समानुपाती का चिन्ह मिटाते हैं तो एक नियतांक आता है, जिसको अपन कहते हैं प्लांक नियतांक। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्लांक नियतांक कहते हैं। यहां E बराबर क्या आ गया दोस्तों? एच न्यू। न्यू इक्वल्स टू, चूंकि न्यू इक्वल्स टू क्या है? C अपॉन लेमड़ा। तो यहां से E इक्वल्स टू क्या है? एच न्यू बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा। ये क्या आ गई? फोटोन की ऊर्जा आ गई। यहां से अपन बात करें H, तो 6.625 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड H की वैल्यू है। C इक्वल्स टू कितना है दोस्तों? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसको अपन सोल्व करें तो इंप्लाइज दैट E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा, और इसको अपन कैलकुलेट करें दोस्तों तो ये आपको याद रखना है 12,400। क्या है? 12,400 बटे लेमड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनटू क्या आ जाएगा? एंगस्ट्रम। ये माइनस नहीं है, ये इनटू है। तो ये अपन को डायरेक्ट याद रखना है। जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो एचसी को अपन 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रम लिख देंगे, या 12,400 गुणा 10 की पावर -10 बटे लेमड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और एचसी, चूंकि एचसी की वैल्यू जो है वो है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसान करने के लिए एचसी 12,400 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जहां ई क्या है? इसमें फोटोन की ऊर्जा। ई क्या है दोस्तों? फोटोन की ऊर्जा है। सी प्रकाश का वेग है। एच प्लांक नियतांक, अभी मैंने बताया आपको, प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड है। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। न्यू फोटोन की आवर्ती, न्यू क्या है दोस्तों? फोटोन की आवर्ती है। और लेमड़ा क्या है? फोटोन का तरंग धैर्य। लेमड़ा क्या है? फोटोन का तरंग धैर्य है। यानी फोटोन की ऊर्जा के बारे में ये बात अपने पास में हो गई है। ठीक है, ये फोटोन की ऊर्जा हो गई है। दूसरी जो बात आती है वो फोटोन का रेखीय संवेग। सेकंड, फोटोन का रेखीय संवेग। फोटोन का रेखीय संवेग अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अपन जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? mc²। इसको मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं mc² इक्वल्स टू E। ठीक है, इसको बात करूं कि फोटोन है वो प्रकाश के वेग, फोटोन का वेग प्रकाश का वेग, फोटोन का जो वेग है दोस्तों वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कि फोटोन क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश है वो c प्रकाश के वेग से गमन करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से P इक्वल्स टू क्या होता है भाई? mv होता है मोमेंटम।
फोटोन के लिए P बराबर क्या हो जाएगा mc, क्योंकि फोटोन का वेग क्या c, तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं mc इंटू सी, mc स्क्वायर को मैंने लिख दिया ये हो गया E, तो mc बराबर क्या हो गया दोस्तों E अपॉन सी, यानी P इक्वल्स टू क्या हो गया E अपॉन सी। ये क्या हो गया फोटोन का रेखीय संवेग, क्या हो गया फोटोन का रेखीय संवेग। अब अपन जानते हैं P इक्वल्स टू E अपॉन सी, E बराबर क्या है एच न्यू अपॉन सी, और न्यू अपॉन सी इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों लेमड़ा, तो H अपॉन लेमड़ा। ये फोटोन का हो गया रेखीय संवेग। कई बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें से जो भी फॉर्मूला आपको आए ऑप्शन में, ई पी बराबर क्या है E अपॉन सी, पी कहाँ से निकाला अपने E बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है ये, एम सी स्क्वायर को अपन ने E लिख लिया, एम सी इंटू सी बराबर क्या हो गया दोस्तों E, एम सी बराबर E अपॉन सी, पी एम वी ये हो गया E अपॉन सी, तो P बराबर क्या हो गया E अपॉन सी। E फोटोन के लिए क्या होता है एच न्यू, ये रहा एच न्यू, या E बराबर एच न्यू अपॉन सी, और न्यू अपॉन सी इक्वल्स टू कितना हो गया न्यू अपॉन सी बराबर 1 अपॉन लेमड़ा। न्यू अपॉन सी बराबर क्या हो गया दोस्तों, न्यू अपॉन सी बराबर हो गया 1 बटे लेमड़ा। यहां से देख लो न्यू अपॉन सी बराबर 1 बटे लेमड़ा, न्यू अपॉन सी बराबर 1 बटे लेमड़ा। तो यहां से ये क्या आ गया फोटोन का संवेग आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, तीसरा पॉइंट फोटोन के बारे में। बहुत अच्छे से अपन को चीजों को देखना है। फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, तीसरा पॉइंट, फोटोन का प्रभावी इफेक्टिव द्रव्यमान, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान। अपन आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E इक्वल्स टू क्या है भाई एम सी स्क्वायर, यहाँ से अपन बात करें तो क्या हो गया दोस्तों E अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और E बराबर अपन लिखें तो एच सी, ई की वैल्यू लिखें अपन, E बराबर क्या है यहाँ से देखो E बराबर एच न्यू और एच न्यू सी अपॉन लेमड़ा, तो एच सी लेमड़ा सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से H अपॉन सी से एक C कट गया, तो H अपॉन क्या आ गया C लेमड़ा, M बराबर, अर्थात M व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा लेमड़ा के व्युत्क्रम, H तो नियतांक है C भी नियतांक है, तो H व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1 अपॉन लेमड़ा। अर्थात अतः अपन कह सकते हैं कि बैंगनी रंग, क्योंकि विबग्योर से अपन देखें, यदि अपन लिखें विबग्योर तो यहाँ से इधर जाते हैं तो लेमड़ा बढ़ता है, लेमड़ा बढ़ेगा तो इफेक्टिव द्रव्यमान, इसका जो प्रभावी द्रव्यमान है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अतः बैंगनी प्रकाश के फोटोन का द्रव्यमान, लाल प्रकाश के फोटोन के द्रव्यमान से अधिक होता है, क्यों अधिक होता है, क्योंकि लेमड़ा रेड इज ग्रेटर देन लेमड़ा वायलेट, तो जो चीज़ बड़ी है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और अपन को एक इंपॉर्टेंट बात है कि विरामावस्था में फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, विरामावस्था में फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, ये इसकी डायनेमिक अवस्था है। विरामावस्था में फोटोन का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है शून्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि विरामावस्था में जो अपन ने फोटोन लिया है उसका द्रव्यमान क्या होता है शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। अब फोटोन के बारे में चौथी चीज अपन डिफाइन कर रहे हैं, ये फोटोन की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रकाश की तीव्रता, चौथी चीज है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैसे डिफाइन करें, I बराबर E बटे क्षेत्रफल और इंटू टी, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा प्रति एकांक समय में किसी फोटोन की ऊर्जा क्या कहलाती है, उसकी तीव्रता कहलाती है। अपन जानते हैं कि E अपॉन टी बराबर क्या होता है दोस्तों P, तो P अपॉन ए, P क्या है
पावर, शक्ति। तो ये क्या हो गया, P/A। तो तीव्रता को अपन डिफाइन करते हैं पावर पर यूनिट एरिया। तीव्रता को अपन कैसे डिफाइन करें, पावर पर यूनिट एरिया। इसका ऐसा ही मात्रक अपन देखें, मात्रक। तो देखिए दोस्तों, मात्रक कितना हो गया, ई का क्या है, जूल, ठीक है, बटे मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड। ये जूल मीटर स्क्वायर और इंटू क्या हो गया, सेकेंड, या इसको अपन कहें तो वॉट बटे मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, वॉट बटे मीटर स्क्वायर। यहाँ P स्रोत की शक्ति है, A स्रोत का क्षेत्रफल है, ठीक है, A क्षेत्रफल है, T क्या है दोस्तों, लिया गया समय है। अब देखिए दोस्तों, E है T समय में आपतित ऊर्जा। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा जो अपन को याद रखना है कि फोटोन, कई बार क्वेश्चन में आता है कि कितने फोटोन है, तो फोटोन की संख्या अपन निकालेंगे। यहां से देखिए दोस्तों, ई है टी समय में, ई है टी समय में आपतित ऊर्जा। ई क्या है दोस्तों, टी समय में आपतित ऊर्जा, और वो ई बराबर क्या है, एच न्यू। एच न्यू तो एक फोटोन है, और यदि एन फोटोन आपतित हो रहे हैं तो ऊर्जा कितनी हो गई दोस्तों, ई बराबर एन एच न्यू। एन क्या है, एन है टी समय में आपतित फोटोनों की संख्या। एन है वो टी समय में आपतित फोटोनों की संख्या है। तो यहां से तीव्रता I इक्वल्स टू कितनी होगी दोस्तों, E की वैल्यू रखेंगे एन एच न्यू बटे ए और इंटू टी, ठीक है दोस्तों। और यहां से I इक्वल्स टू क्या होगी, छोटा एन एच न्यू बटे क्या हो गया, ए आ गया। छोटा एन बराबर क्या है, यहां पर मान लेते हैं कि छोटा एन बराबर बड़ा एन बटे टी, यानी इकाई समय में या प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। क्या बोलेंगे, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, इसको अपन बोल देंगे। समीकरण एक ये आई है, ये भी यहाँ आई है, दोनों को अपन दोस्तों क्या कर लें, बराबर कर लें। तो यहाँ से देखिए समीकरण, ये समीकरण एक और इसको अपन समीकरण दो, ये भी आई और ये भी आई, तो दोनों को बराबर करें तो क्या हो जाएगा, P/A, वहाँ से एन एच न्यू बटे ए से ए कट गया, तो इम्प्लाइज दैट P बराबर क्या आ गया, एन एच न्यू, ठीक है, और N बराबर क्या आ गया, P/H न्यू, और N बराबर दोस्तों क्या हो गया, P/E। ये वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, या इसकी वैल्यू क्या है, N बटे टी। छोटा n बराबर क्या है दोस्तों, N बटे टी है। तो N बराबर क्या हो गया, P/E। ये फॉर्मूला बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए फोटोनों की संख्या पूछी जाती है, तो यहाँ से इससे फोटोनों की संख्या अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। N बराबर क्या हो गया दोस्तों, P/E, और यहाँ से N बराबर P/H न्यू, और अपन जानते हैं क्या, न्यू इक्वल्स टू C/λ, न्यू इक्वल्स टू C/λ। तो यहाँ से N इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू C/λ, तो 1/न्यू है, तो ये क्या हो गया, λ/c। तो PC/H λ, PC/ क्या आ गया, नहीं, न्यू इक्वल्स टू 1/, तो न्यू λ/c, तो ये क्या आ गया, n बराबर आ गया P/λ/hc। अब hc तो अपन जानते ही हैं, hc तो अपन ने अभी निकाला है, तो जूल में इसको अपन निकाल लेंगे, तो n बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, n बराबर अपन याद रखेंगे, इसको रट लेंगे इस फॉर्मूले को कि hc जूल में निकालेंगे, तो n बराबर हो जाएगा अपने लिए क्या, 5 गुणा 10 की पावर 24, 5 गुणा 10 की पावर 24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स और इनटू P/λ। ये आप याद रखना है, रटना है। n प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या है, ये क्या है दोस्तों, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। क्या है ये, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या है। क्या है, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, n गुणा 10 की पावर 24 जूल मीटर इनवर्स
जूल इनवर्स, और यहाँ n की वैल्यू क्या है दोस्तों, n/t है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस हिसाब से ये अपन को करना है दोस्तों। फोटोन के बारे में ये सारी बातें अपन को याद रखनी है। अब एक और आता है दोस्तों, विकिरण बल एवं विकिरण दाब। ये समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी बहुत बार न्यूमेरिकल आते हैं, 12वीं क्लास में बहुत आते हैं, पीएमटी में भी बहुत, नीट में भी बहुत आते हैं। एंड P/h न्यू, न्यू इक्वल्स टू C/λ, तो 1/न्यू इक्वल्स टू λ/c, तो P/hc हो गया। SC को इसको सोल्व करेंगे तो n बराबर कितना होगा, 5 × 10⁻24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स P × λ। अब दोस्तों अपन बात करते हैं विकिरण बल एवं विकिरण दाब। फोटोन के बारे में ये विकिरण बल एवं विकिरण दाब। पांचवा पॉइंट है विकिरण बल एवं विकिरण दाब। देखो अपन फोटोन के बारे में ये सारी बातें पढ़ रही हैं, तो फोटोन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो दोस्तों देखिए, पहली बात कि जब विकिरण एक पूर्णतः परावर्तक सतह पर अभिलंबित आपतित है, दो सतह है, एक तो पूर्णतः परावर्तक और एक क्या, पूर्णतः अवशोषक। तो अपन बात कर रहे हैं पूर्णतः परावर्तक सतह की बात कर रहे हैं, पूर्णतः परावर्तक सतह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि यहाँ से अपन ने एक सतह ले ली, ऐसे ये सतह है, और यहाँ पर एक फोटोन आपतित हो रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस फोटोन यहाँ गया, ये गया, तब इसका मोमेंटम Pi इक्वल्स टू क्या है, h/λ इंसिडेंट। और जब ये आ गया P1 मान लो, और जब P2 है तब h/λ, लेकिन इसकी डायरेक्शन दोस्तों क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये तो क्या, आपतित फोटोन, आपतित फोटोन, ठीक है। और ये कौन सा है, परावर्तित फोटोन, ठीक है। अब देखो, जब माना t समय में n फोटोन, इसमें मान लिया माना t समय में n फोटोन, कितने फोटोन है भाई, t समय में n फोटोन है, तो पृष्ठ से टकराने से पूर्व है, जब ये फोटोन यहां था, अपन मान सकते हैं पृष्ठ से टकराने से पूर्व है, पूर्व संवेग मोमेंटम, तो P1 बराबर h/λ, और कितने फोटोन है भाई, n है, तो NH/λ। भाई h/λ एक फोटोन का संवेग है, n फोटोन है, तो कुल संवेग कितना हो गया, P1 बराबर NH/λ, समीकरण नंबर 1। तथा पृष्ठ से टकराने के पश्चात, पृष्ठ से टकराने के पश्चात संवेग P2 बराबर कितना है दोस्तों, h/λ ही है, n है, लेकिन यहाँ इसकी डायरेक्शन है वो विपरीत डायरेक्शन है, इसमें भाई वही ये जा रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वापस आ रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो फोटोन के संवेग में परिवर्तन आता है, फोटोन के संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, भाई फाइनल अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो P2 क्या है, -NH/λ माइनस NH/λ बराबर -2NH/λ, कितना हो गया, -2NH/λ, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, P2 माइनस P1, अर्थात इसको अपन कह सकते हैं डेल्टा P बराबर 2NH/λ, और ये क्या, पृष्ठ को स्थानांतरित, क्या दोस्तों, पृष्ठ को स्थानांतरित संवेग हो गया। डेल्टा P परिमाण रूप में इसको लें अपन ऐसे, तो ये पृष्ठ को स्थानांतरित संवेग हो गया, अपने पास में क्या आ गया, 2NH/λ। ये बात पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, पूर्णतः परावर्तक सतह है, यानी पूरा का पूरा फोटोन जो जाएगा बिल्कुल भी अवशोषित नहीं करेगा, पूरा का पूरा जाएगा। तो जा रहा है तब इसका संवेग h/λ, आ रहा है तब भी इसका संवेग h/λ, ठीक है। n फोटोन है तो NH/λ, आ रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों का अपन ने अंतर निकाल लिया। अब
अपन यदि इतना पृष्ठ को संवेग स्थानांतरित हो रहा है तो बल तो लगेगा, और अपन जानते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। तो F इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या हो गया अपने पास में 2NH अपॉन टी लेमड़ा, क्योंकि भाई समय कितना है t है, और यहाँ से n अपॉन टी छोटा n, और ये क्या हो गया n अपॉन टी तो छोटा है, और ये आ गया 2h अपॉन लेमड़ा, छोटा n 2h अपॉन लेमड़ा। लेकिन n बराबर अपन जानते भी हैं, बट अभी निकाला था अपन ने, n बराबर क्या है p लेमड़ा अपॉन एच सी, इससे जस्ट पहले निकाला अपन ने। n बराबर क्या है दोस्तों p लेमड़ा अपॉन एच सी, अतः f बराबर क्या हो गया, f इक्वल्स टू 2h अपॉन लेमड़ा, ये रहा 2h अपॉन लेमड़ा इंटू n p लेमड़ा अपॉन एच सी। ठीक है, जो चीज़ काटे वो उसको काट दो, तो ये आ गया 2p अपॉन सी। बहुत बार पढ़ते हैं ये फॉर्मूला अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। 2p अपॉन सी तथा विकिरण दाब, विकिरण दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल बराबर F अपॉन ए। तो F अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, F अपॉन ए, F अपॉन ए, तो F अपॉन ए का मतलब 2p अपॉन सी, और ये क्या हो गया, ये हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 2i अपॉन सी, 2i अपॉन सी, चूंकि i बराबर क्या है अभी अपन ने पढ़ा था p अपॉन ए है। ये फॉर्मूला भी अपन बहुत बार यूज करते हैं विकिरण दाब का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। 2p अपॉन सी ये तो है बल, और विकिरण दाब कितना है F अपॉन ए, ये F 2p अपॉन सी ए, तो P अपॉन ए शक्ति बटा क्षेत्रफल क्या हो गया इंटेंसिटी, तो 2i अपॉन क्या हो गया दोस्तों c हो गया, क्या हो गया 2i अपॉन c। अब ये तो कब के लिए है, जब पृष्ठ है वो पूर्णतः क्या है परावर्तक, जब पृष्ठ है वो पूर्णतः क्या है दोस्तों परावर्तक है। अब अपन बात करते हैं जब पृष्ठ है वो पूर्णतः क्या हो अवशोषक हो। सेकंड, जब पृष्ठ पूर्णतया अवशोषक हो, ये बहुत सारे बच्चे इनको डायरेक्ट रटते हैं, डायरेक्ट नहीं रटना है, 2p अपॉन सी 2i अपॉन सी, और जब पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ होगा तो 2 हट जाएगा, बस ये अंतर है, p अपॉन सी आ जाएगा, यहाँ i अपॉन सी आ जाएगा। देखिए जब विकिरण एक पूर्णतः अवशोषक सतह पर अभिलंबवत आपतित है, इसमें उसमें भी अभिलंबवत है, अभिलंबवत आपतित क्या है भाई, अभिलंबवत आपतित है, अभिलंबवत है, इसमें यह है पूर्णतः अवशोषक, पूर्णतः अवशोषक। तो यदि फोटोन चला तो गया P1 बराबर h अपॉन लेमड़ा संवेग लेके, लेकिन आया क्या P2 बराबर 0, क्योंकि आया ही नहीं, बाहर आया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, फोटोन परावर्तित नहीं। अपन यहाँ लिखेंगे फोटोन परावर्तित नहीं, यानी पूर्णतः अवशोषक हो गया, पूर्णतः अवशोषक हो गया तो दाब F इक्वल्स टू क्या है दोस्तों P2 माइनस P1 अपॉन टी, P2 तो है ही नहीं, तो क्या हो गया P1 माइनस P2, या परिमाण रूप में अपन लिखें तो F बराबर क्या हो गया P1 अपॉन टी, और P1 कितना है दोस्तों, P1 है NH अपॉन लेमड़ा, तो NH अपॉन लेमड़ा इंटू टी। ठीक है, NH अपॉन टी लेमड़ा, और यहाँ से F इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो गया, F इक्वल्स टू N अपॉन टी, तो NH अपॉन लेमड़ा, N अपॉन टी बराबर छोटा n, फोटोन प्रति सेकेंड। F बराबर क्या आ गया NH अपॉन लेमड़ा, तो F बराबर कितना हो गया, यहाँ से F बराबर क्या हो गया P अपॉन सी, F बराबर कितना गया P अपॉन सी, और दाब P बराबर क्या है F अपॉन ए दाब, तो ये क्या हो गया भाई P अपॉन ए इंटू सी, और P अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आ गया I अपॉन सी, ये चीज़ आ गई। ये आ गया NH अपॉन टी लेमड़ा, यहाँ क्या है 2 NH अपॉन है, तो इसमें 2 गायब है, तो NH अपॉन लेमड़ा आ गया, और N बराबर क्या है दोस्तों यहाँ पर
पी लेमडा अपॉन एच सी, यहाँ से ये रखेंगे तो ये क्या हो गया पी अपॉन सी, और पी बराबर क्या होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी पी अपॉन ए सी, पी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो गया आई अपॉन सी। तो जब पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ है तब तो दाब यानी बल भी दुगुना है और विकिरण दाब भी ट्वाइस है, इंटेंस आई अपॉन सी का। और जब पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ है तब इसमें दो का फैक्टर जो है दोनों में वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से फोटोन के बारे में ये 5 बातें हैं जो पांचों दोस्तों आपको याद रखनी है। अब एक दो न्यूमेरिकल अपन देखिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4000, क्वेश्चन नंबर 1, 4000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य के फोटोन, 4000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। 4000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो फोटोन की ऊर्जा अपन जानते हैं इक्वल्स टू क्या हुई एच न्यू, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा। और ये क्या है दोस्तों इसके अपन कर दें अंगस्ट्रम में दे रखी है, तो एच सी अपन ने अभी पढ़ा है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू अंगस्ट्रम। तो देखो ई बराबर 12400, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस एच सी की डायरेक्ट वैल्यू याद रखने से क्या क्या फायदे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू अंगस्ट्रम बट्टे कितना हो गया भाई 4000 अंगस्ट्रम, अंगस्ट्रम से अंगस्ट्रम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ई इक्वल्स टू कितना आ गया 124 बट्टे 40, और 124 बट्टे 40 को आप मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो 4 × 12 लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में चेंज करोगे तो अपन जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको E बराबर इसको अपन ने लिखा 3.1 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में चेंज करना है तो, और इसको 3.1 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों E बराबर कितना आ जाएगा 4.96 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि 12400 एंगस्ट्रम यदि आप रखोगे तो कितना आंसर आ जाएगा इस बात का, यानी कितनी चीज़ें आसान होगी, वरना H 6.62 गुणा 10⁻⁻34 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उनको मल्टीप्लाई करोगे भाग दोगे तो समस्या हो जाएगी, डायरेक्ट कट गए 2 मिनट में आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मिलीवाट, क्वेश्चन नंबर 2, 60 मिलीवाट, 60 मिलीवाट शक्ति का, अच्छा क्वेश्चन है, शक्ति का एक बल्ब, इंपॉर्टेंट, 60 मिलीवाट शक्ति का एक बल्ब 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य, 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, बहुत अच्छा है, बल्ब से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या ज्ञात अपन को करनी है। ऊर्जा अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, हाँ, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, चूंकि प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा बराबर एच न्यू एन बटे टी, ठीक है, और एन बटे टी छोटा एन, तो एन एच न्यू क्या होगी दोस्तों एन एच न्यू। और प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं दोस्तों पी, पी का मतलब पावर, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों
एनर्जी बटे टी, ई अपॉन टी, और ई अपॉन टी क्या कहलाता है, पी, कार्य बटा समय क्या है, शक्ति है। तो P बराबर क्या हो गया, एन एच न्यू, तो एन बराबर क्या हो गया, P अपॉन एच न्यू, न्यू इक्वल्स टू कितना है, C अपॉन लेमड़ा, तो N इक्वल्स टू P लेमड़ा एच सी, और इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो P 60 मिलीवाट, मिलीवाट है तो 60 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है भाई, 60 गुणा 10 की पावर -3, लेमड़ा 6000 एंगस्ट्रम, तो गुणा 6000 एंगस्ट्रम का मतलब 10 की घात -10 मीटर, ठीक है दोस्तों। और नीचे 6.62 गुणा 10 की पावर -34 इंटू सी 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है दोस्तों। अब मैं तो इसको इतना ही करूं, लेकिन आपको ये पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। या अपनी ये वाली वैल्यू 12400 वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो आए उसको जूल में चेंज कर लेना, और ये इसका आंसर आपको निकालना है 1.8 गुणा 10 की पावर 17 फोटोन बटे सेकेंड। इसको पूरा सोल्व आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। P यहाँ से इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, N बराबर P कितना भाई 60 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 6000 एंगस्ट्रम, और SC 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम, ठीक है। एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 12400, हाँ 12400, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हो। तो n की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। ऐसे ही अपन को ये क्वेश्चन को करना है और इनके आंसर अपन को पता लगाना है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ोगे, पूरा इसको सॉल्व आप लोग करोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। आंसर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, गुणा जोड़ बाकी भाग सबकी आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा सजेशन आप लोगों को यही है दोस्तों कि इसको कैलकुलेशन को आप बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा। और अभी जो शीतकालीन अवकाश है दोस्तों, उसमें छुट्टियां हैं, तो उसमें अपन MSc का सिलेबस भी मैं साथ के साथ ही आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए आतुर हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी उसको अपन स्टार्ट कर दें। और लगभग अपनी 10 दिन की छुट्टियां हैं हम लोगों की, तो 10 दिन की छुट्टियों में मैं एक दिन में 2 वीडियो डालूँगा, ताकि सुबह MSc और शाम को अपना रूटीन 11-12 और UG की जो क्लासेस जो चल रही हैं वो यथावत चलेंगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है भविष्य में फिजिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।